Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of homogeneous Fredholm integral equation of second kind with separable kernels. यानी हमारे पास हमने फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड से। यानी हमारे पास पहला मेथड है कि हमने इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड। ये डेफिनेशन है मतलब होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन की, कि हम पहले भी इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर चुके हैं लेक्चर में, कि किसी भी होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन की आइगन वैल्यू क्या होती है। तो मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पास ये इंटेग्रल इक्वेशन है, इसमें ये जो लेम्डा कांस्टेंट है, इस लेम्डा के करस्पॉन्डिंग अगर आप इसके इंटेग्रल इक्वेशन के नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हासिल होते हैं तो इस लेम्डा को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। और वो जो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कैलकुलेट होंगे वो आपके आइगन फंक्शन या आइगन सोल्यूशंस कहलाएंगे। तो ये मतलब हम पहले, क्योंकि मैं इस पर लेक्चर बना चुका हूँ आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन पर, जस्ट अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशंस देखेंगे कि सोल्यूशन किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद सेपरेबल आर डीजेनरेट कर्नल्स। तो आपके पास इंटेग्रल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटेग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी। इसमें जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन जो वाई एक्स निकलेगा वो आइगन फंक्शंस कहलाएगा या आइगन सोल्यूशन कहलाएगा इंटेग्रल इक्वेशन का। और इसमें जो के एक्स टी है ये आपका इस इंटेग्रल इक्वेशन का कर्नल कहलाता है। और इस पर कंडीशन उन्होंने लगाई है कि ये जो कर्नल है ये सेपरेबल है। तो ये भी हम डेफिनेशन पहले डिफाइन कर चुके हैं कि सेपरेबल कर्नल या डिजिनेट कर्नल क्या होता है। तो यहाँ सिंस हमें लिखा हुआ है कि के एक्स टी जो है वो सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है तो उस कर्नल को हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें एक फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल में होगा और एक्स में होगा, और अदर फंक्शन जो होगा वो टी पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है अगर ये सेपरेबल है तो के एक्स टी बराबर होता है समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स जी आई एक्स। यानी आपके पास एक फंक्शन x का होगा, दूसरा फंक्शन साथ मल्टीप्लाई और होगा वो g का होगा। और समीशन का मतलब है कि आपके पास दो टर्म्स हैं, जैसे तीन टर्म्स हैं, चार टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कर्नल फंक्शन जो होता है वो सेपरेबल होता है। ये हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो के एक्स टी को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये के एक्स टी की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में यानी इंटेग्रल इक्वेशन में पुट कर दें। तो आपके पास वाई एक्स क्या हो जाएगा, बराबर है लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स जी आई टी और वाई टी डी टी। तो इसमें से देखें क्योंकि ये डी टी टी के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो इसमें जो x वाले फंक्शंस हैं आप उसको बाहर निकाल लें। तो ये वाई एक्स बराबर हो जाएगा लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी जी आई टी वाई टी डी टी। इसे क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसमें देखें ये इंटेग्रल है आपके पास, क्योंकि टोटल टी का फंक्शन है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ जी आई टी वाई टी डी टी इंटीग्रेशन ए टू बी है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल है इसका कोई ना कोई आंसर तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, सी आई के बराबर है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये जो सी आई है आपने मतलब इसको लेट किया है तो वापस आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में 3 में जो है वो पुट करेंगे। तो आपके पास वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n सी आई एफ आई एक्स हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। यानी आपने जब ये सी की वैल्यू उसमें पुट किया है 3 में तो आपके पास वाई एक्स जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब हमारा मकसद क्या है, अब हमने करना क्या है, हमने सी कैलकुलेट करना है। तो सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशंस को यानी आपके पास जो इक्वेशन 5 है इसको उन्होंने पहले g1x से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन ले ली जो आपको इंटरवल दिया है उस इंटरवल में, यानी g1x से मल्टीप्लाई किया और a टू b इंटीग्रेशन ले ली। तो इधर भी आपने क्या किया, g1x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें समीशन सी आई जो है वो ज़ाहिर बात है बाहर आ जाएगा, लेमडा भी बाहर, इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा। इसी तरह फिर g2 से इस इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किया और फिर ए टू बी इंटीग्रेशन ले ली। फिर इसी तरीके से g3 से मल्टीप्लाई किया, gn से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो अब इसमें देखें आपके पास ये आपके पास है g1 एफ आई, g2 एफ आई, gn एफ आई। तो यहाँ से g1 है, यहाँ g2 है, यहाँ gn है, तो इसको इन जनरल आप अल्फ़ा जे आई कह दें। और यहाँ क्योंकि g चेंज हो रहा है तो यहाँ आप g पर वेरिएशन लगा दें, जी जे एक्स एफ आई एक्स डी एक्स। इसको किसका नाम दे दिया उन्होंने,
अल्फ़ा जे आई का, क्योंकि ये भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका भी कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आएगा, तो इसको हमने किसका नाम दे दिया, अल्फ़ा जे आई का। तो ये वैल्यू जब हम ज़ाहिर बात है उसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो C1 है, क्योंकि सारे कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास CI का जो फार्मूला था, ये देखें, क्योंकि हमने CI जो ऊपर लेट किया था, मतलब ये है CI बराबर है A to B G आई टी और वाई टी डी टी। तो हमने C1 निकालना है तो वहाँ G1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है C1 जो है वो बराबर हो जाएगा मतलब यूजिंग 4 and 6 A1 रिड्यूस टू, यानी जो A1 है, ये इक्वेशंस बनी है ना आपके पास बहुत सारी, तो इसमें देखें ये जो रिड्यूस हुई है तो ये आपके पास बनता है C1 बराबर हो जाएगा लैम्डा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n CI अल्फ़ा 1i, यानी ये आपका बनता है क्योंकि यहाँ G1 आ गया तो ज़ाहिर बात है ये बन जाएगा अल्फ़ा 1i बन जाएगा, और यहाँ लैम्डा वैसे ही, और आपका समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये CI वैसे ही, ये अल्फ़ा 1i बन गया, और ये जो आपके पास G1 के लिहाज से है ये आपका C1 बनता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर फार्मूला CI का है, तो ये क्योंकि यहाँ G1 है तो इसका मतलब फार्मूला बना C1 आपके पास लैम्डा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n CI अल्फ़ा i बन गया। तो यहाँ से C1 वैसे रहने दें, इसकी इक्वेशंस को वेरिएशन अप्लाई कर दें, यानी I को 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, और एंड सो ऑन n तक पुट करें। फिर इधर भी C1 है, इधर भी C1 है, इस C1 को उधर ले जाएं तो यहाँ पर आपका पास बनेगा 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 C1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 2 C2 प्लस एंड सो ऑन माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 n Cn इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बनी है। सिमिलरली आप A2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने A1 को सॉल्व की थी, तो आप A2 को सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, यानी B2 आ जाएगी, यानी इसमें 1 माइनस अल्फ़ा 2 वाली फॉर्म होगी। फिर इसी तरीके से A3 को सॉल्व करेंगे और इन जनरल AN को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी C1 C2 C3 Cn के अंदर। तो इन इक्वेशंस को ज़ाहिर बात है हमने सॉल्व करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो इसका उन्होंने डिटर्मिनेंट बनाया, मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बनाया 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फ़ा 1 n, और इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखी हैं। अब अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है सिस्टम जो उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो जब किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नॉन सिंगुलर सोल्यूशन हो जाए तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो ट्रिवियल होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं अगर डी लैम्डा जो है अगर वो नॉन ज़ीरो हो गया तो आपके पास जो सिस्टम इक्वेशंस हैं वो हैव ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन रखेंगे, उसके आंसर सीज के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। जब वो ज़ीरो हो जाएंगे तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डी लैम्डा जीरो हो गया, यानी डी लैम्डा का जीरो का मतलब है कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई। तो मैट्रिक्स सिंगुलर का मतलब ये हो गया कि उसके आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी डी लैम्डा इक्वल टू जीरो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो उसका मतलब है उसके आपके जो रूट्स निकलेंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। लेकिन हमने क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लैम्डा के क्रॉसपोंडिंग आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम कौन सा केस कंसीडर करेंगे, डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो वाला। तो दोज वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ वन आर कॉल्ड क्रॉसपोंडिंग आइगन फंक्शन ऑफ वन। तो अगर आपने आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो आप इस फार्मूले को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अभी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आप उधर से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिस्टम बनाए, ये पूरा फार्मूला आपको फिर याद रखना पड़ेगा उसके लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके प्रॉब्लम करते हैं कि आपने होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड से। थैंक यू।